बैंक गवर्नमेंट को क्या क्या सर्विसेज देता है? कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को क्या क्या सर्विसेज देता है? एक तो कमर्शियल बैंक के पास जितना सारा, अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट कमर्शियल बैंक में होगा किसी, तो आपका बाहर से जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो पैसा रुपीज में कन्वर्ट होकर आपके पास आ रहा है, जबकि डॉलर्स जो है वो सेंट्रल बैंक तक पहुंच गए। सही ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि कमर्शियल बैंक बीच में था, तो कमर्शियल बैंक ने एक तरह से, सेंट्रल बैंक आपको डायरेक्ट डील नहीं कर रहा, बल्कि बीच में कमर्शियल बैंक आ गया, एक इंटरमीडिएरी बन के, सेंट्रल बैंक और आपके दरमियान इंटरमीडिएरी बन गया, ताकि सेंट्रल बैंक को हर एक को डील ना करना पड़े, इतनी बड़ी आबादी है। तो एक तरह से कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का काम आसान कर देते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट भी तो लोन ले सकती है कमर्शियल बैंक से। गवर्नमेंट खुद भी तो, गवर्नमेंट के पास पैसे शॉर्ट हो तो लोगों से लोन लेने जाएगी तो गवर्नमेंट को बहुत टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट लोगों से कैसे लोन ले सकती है? गवर्नमेंट लोगों से भी लोन ले सकती है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल समझ लो डिबेंचर्स की तरह है, कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू की कि ये जो लेगा खरीदेगा उसके ऊपर उसको जो है ना इंटरेस्ट एंड रिटर्न मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके कमा सकती है, या तो कि लोगों को मिसाल के तौर पे किसी किस्म के जो है ना गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए कि रुपीस जो है ना 5000 वाले बॉन्ड्स है ये, सही है, और प्राइस बॉन्ड्स के नाम से कर दिए, चलो इस पर प्राइस भी निकलेगा, लोगों ने खरीदे 5-5 हज़ार रुपये जमा करा दिए, तो गवर्नमेंट का पैसा है, उसके बदले सिक्योरिटीज निकल गई, पेपर कोई छाप के दे दिया, उसके बदले पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। सही ना? तो इससे एक फायदा है कि पैसा कलेक्ट किया गवर्नमेंट, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी दे सकती है गवर्नमेंट कि इसके ऊपर सालाना जो है ना 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बैंक से अगर गवर्नमेंट लोन लेती, गवर्नमेंट, जब मैं बोल रहा हूँ तो सेंट्रल बैंक को अलग रखना, सेंट्रल बैंक होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं जब चाहे सेंट्रल बैंक से निकलवा लिया, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बाकायदा लोन के तौर पे लेती हो पैसा। सही है? सेंट्रल बैंक को भी अलग रखो, गोया कि वो गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन उसको रखो अलग। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप ओनर हो किसी बैंक के, आपको पैसा चाहिए तो बैंक में जाके ऐसे नहीं निकलवा लोगे, या तो सालाना बैंक के प्रॉफिट में से आपको मिलेगा, या आपको ऐसे निकलवाना तो आप जाके लोन लोगे बैंक से, कस्टमर बन के जाओगे। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट का भी सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशन होगा। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स जो प्लान्ड रिजर्व्स हैं उससे नीचे जा रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक कहेगा मैं लोन नहीं दे रहा, तो फिर गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास जा सकती है कि अलग अलग कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को लोन की सर्विसेज भी फराहम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक जिस रेट पे देंगे वो हाई होगा, तो पहले गवर्नमेंट की कोशिश होती है डायरेक्ट पब्लिक के पास जाए। अब पब्लिक के पास जाने में पंचायतें ज्यादा या नहीं हो पा रहा, तो फिर गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, सेंट्रल बैंक के, वो अपने कमर्शियल बैंक से पास जाके लोन्स लेंगे। पहले सेंट्रल बैंक को ट्राई करेंगी, पहले पब्लिक को ट्राई करेगी, फिर सेंट्रल बैंक को ट्राई करेगी, फिर क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से लोन लेगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक से तब पैसा नहीं मिलेगा जब सेंट्रल बैंक के रिजर्व जो है ना, कैश रिजर्व, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गया, या सेंट्रल बैंक को कुछ पेमेंट्स खुद क्लियर करनी हो। ठीक है ना? या सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई और गवर्नमेंट पे बैक नहीं कर पा रही, और सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि आप पे बैक करो अपनी लोन, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन कैसे लेगी? उसके लिए फिर शायद गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास जाके आप लोन दे दो, उनका लोन लेके सेंट्रल बैंक का क्लियर ऑफ कर दिया, ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गई? तो और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के जरिए बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स आती है ना, तो जो डॉलर्स आ रहे हैं तो वो फिर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देते हैं, जिससे ओवरऑल फायदा गवर्नमेंट को ही होता है। सही, फॉरेन एक्सचेंज आपका सारा हैंडल हो रहा है। फिर एक समराइज पैराग्राफ है कि कमर्शियल बैंक का प्राइमरी रोल क्या है, कि वो खुद क्यों खुला हुआ है, प्रॉफिट करने के लिए, अपने ओनर्स के लिए। कोई भी बैंक है उसका कोई ना कोई ओनर हो सकता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी ओनर्स हो सकते हैं, या कोई इक्का दुक्का मिलकर भी ओनर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो वो उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए खुलता है बैंक, और कमाता कैसे, लोन्स के जरिए। कस्टमर्स के डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें से लोन्स देता है और कमाता है। ठीक है, ये तो पूरा ये लिखा हुआ है। लेकिन बैंक्स को मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में आपने इतना लोन आउट कर दिया कि लिक्विडिटी नहीं रही,
और करंट अकाउंट वाले पैसा लेने आए तो पैसा नहीं आपके पास, सही है? क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि सेंट्रल बैंक से आपको पैसा ना मिले, जो पहले थोड़ी देर पहले सवाल था, अब इसका जवाब दूंगा। उस वक्त नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक से पैसा ना मिले, या सेंट्रल बैंक से जो पैसा मिल रहा है वो मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक से आपकी ऑलरेडी कुछ लोन्स चल रही हो, तो सेंट्रल बैंक आपको अलाउ ना करो पैसा, आपको लिमिट क्रॉस कर चुके हो, ठीक है? तो हर बैंक को अपना लिक्विडिटी रिजर्व, मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कैश अपने पास रखना होता है इतना कि ऑन द स्पॉट कोई अगर एटीएम आ रहा है तो एटीएम से पैसा निकलवा सके, इतने सारे आपके पास पैसे हों ऑलरेडी, ठीक है? कोई चेक दे रहा है तो चेक के बदले पैसा देने लायक हो, सही है? तो ये नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में सभी लोन आउट कर दिया कि ऑन द स्पॉट सर पे जो लाइबिलिटीज आ रही है वही पे ऑफ नहीं कर पा रहे। और याद रखना, एक वो बिजनेस जो कि लॉस मेकिंग है वो फिर चल सकता है, लेकिन एक वो बिजनेस जो लिक्विड नहीं है वो तो बंद हो जाएगा। लॉस हो रहा है खैर है, लेकिन अपनी पेमेंट्स तो क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन वो जिसके सर पे कोई पेमेंट आ गई क्लियर ही नहीं कर पा रहा। प्रॉफिट बहुत है, क्यों? बहुत सेल्स की है, बहुत सेल्स की है, सब बड़ा प्रॉफिटेबल है, तो पैसा दे दो, लेकिन सारी उधार पे, पैसा ही नहीं आया। अब वो बिजली का बिल है पे करना है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट पे चलते हुए प्रॉफिट तो हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट के बॉटम लाइन के अंदर प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन एक्रूअल्स पेमेंट पे बनती है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट दिखाती है चाहे वो पैसा आया हो ना आया हो, वो बाद में शायद आए, 6 महीने बाद पैसा आना हुआ तो वो 6 महीने तक की सर पे आई हुई लाइबिलिटीज कहां से पे करेगा? अगर पैसा ही नहीं हुआ तो 6 महीने तो में क्रेडिटर्स पागल हो जाएंगे, बिजनेस केस वेस कर देंगे, बंद करवा देंगे बिजनेस। समझ आ रही है? फिर सेंट्रल बैंक की बारी आती है। सेंट्रल बैंक्स मतलब सेंट्रल बैंक्स होते क्या है? एक ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? एक जो कि एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है या पूरे रीजन के अंदर भी हो सकता है। कंट्री टाइप का सेंट्रल बैंक की बात करें तो पाकिस्तान का जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, जिसे ये फेड भी कहलाता है, फेडरल की वजह से फेड कहते हैं इसको, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, ठीक है ना? या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी कह लो। सऊदी का क्या है? सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, सामा, ठीक है? इसी तरीके से एक रीजन का भी हो सकता है, जैसे पूरे यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक, तो यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, उनका एक सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन यूनियन, अच्छा यूरोपियन यूनियन में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होंगे, लेकिन पूरे यूरोप का भी एक सेंट्रल बैंक। क्लियर हुई? सेंट्रल बैंक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक के पास सब्सटेंशियल पावर होती है ओवर हाउस होल्ड बिजनेसेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि सारा जो मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, सही है? पूरी मुल्क की मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है ना? और अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से कितना ताल्लुक रखता है, तो आप कहते हो जितना आजाद हो सेंट्रल बैंक उतना अच्छा, अपने फैसले खुद लेता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल बैंक? तो कौन सी मिनिस्ट्री बोलोगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल बैंक। तो मैंने पीछे ऑलमोस्ट समझा ही दिया है सेंट्रल बैंक का रोल, ठीक है ना? सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करता है, कॉइन्स के कितने नोट छापने हैं, कॉइन्स बनाने हैं, ठीक है ना? वो मनी सप्लाई देता है। कैसे देता है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई? इंटरेस्ट रेट के जरिए। अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, वो क्यों बढ़ानी होती है? लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए। लोगों की परचेसिंग पावर क्यों बढ़ाना चाहता है? ताकि लोग खरीदारी करें। लोग खरीदारी करने के लिए डिमांड करेंगे, जब लोग डिमांड करेंगे तो सप्लायर जो प्रोड्यूस करेगा उसको, सप्लायर जब प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगा तो उसको लेबर चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, तो लेबर एम्प्लॉय होगी, सही है? तो इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सही? तो इस तरह से मनी सप्लाई भी बढ़ती है। ओके, और वो कैसे? लो इंटरेस्ट रेट रख के सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने का तरीका कार्य होता है कि अपना इंटर बैंक ऑफर रेट ना सेंट्रल बैंक लो कर दे। अगर लो करता है ना तो लोगों के लिए बोरिंग कॉस्ट, मतलब लोगों के लिए बोरिंग आसान हो जाती है। जब बोरिंग आसान हो जाती है तो लोगों के लिए मतलब
हाउस होल्ड्स के लिए भी बोरिंग आसान हो जाती है, फर्म्स के लिए भी बोरिंग आसान हो जाती है। तो बिजनेसेस के लिए बोरिंग सस्ती हो जाती है, तो बिजनेस पैसा बोरो करता है, उससे प्लांट एंड मशीनरी और पूरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, एक्सपेंड करता है बिजनेस को ताकि प्रोडक्शन बढ़े, सही है। और लोग बोरो करते हैं कि उनके पास परचेसिंग पावर आ जाए कि हम क्योंकि सस्ता है हम पे करते रहेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, और गाड़ी खरीद ली और फला चीज़ खरीद ली। अच्छा, बिजनेसेस ने जब बोरो करके कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया, अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, न्यू बिजनेस की ब्रांचेस खोली, तो और लोगों को एम्प्लॉय किया, तब भी लोगों की इनकम बढ़ी, साथ में लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने इनकम बढ़ने की वजह से तो स्पेंडिंग की, कंज्यूमर स्पेंडिंग कहलाती है। लोगों ने अपनी क्योंकि जॉब्स वगैरह लग गई तो इनकम्स की अपनी जॉब्स की जो सैलरीज है उससे स्पेंडिंग की। इसी तरह जब जिन्होंने बिजनेस खोले तो वो ओनर्स भी तो घर जाते हैं, तो हाउस होल्ड ही होते हैं ना, तो ओनर्स के पास भी प्रॉफिट आया एंटरप्रेन्योर होने की हैसियत से, तो उन्होंने भी स्पेंडिंग की। अच्छा, उस स्पेंडिंग के अंदर उनको ऐसा लगा कि हमारे पास जितना पैसा उससे महंगी चीज़ हम खरीदने की अगर ख्वाहिश हुई तो बैंक से वो भी लोन लेंगे कि लोन लेना सस्ता है, तो लोन लेके खरीदने की इस्तिताअत भी आ जाती है कि इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक भी कर देंगे। जैसे गाड़ी लेनी है, घर लेना है तो लोन ले तो ये सब कुछ ज़्यादा जब होना शुरू होता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो ज़्यादा नोटें छापनी पड़ती है बैंक्स को, ठीक है। तो और सिर्फ ज़रूरी नहीं नोटें छापे, बहुत सारी बैंकिंग तो अब नंबर्स में हो रही होती है, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं अमाउंट्स, नोटें होती भी उसके बैक पे उतनी नोटें भी नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक ये सारा निज़ाम जो है ना मनी सप्लाई का कंट्रोल करता है कि बढ़ानी है। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि नहीं परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है खरीदारी करने के लिए, लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, गुड्स एंड सर्विसेज इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब कंज्यूमर लोन बहुत ले रहा है, प्रोड्यूसर नहीं ले रहा लोन, प्रोड्यूसर नहीं ले रहा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ जाए और उतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना हो उस रफ्तार से, तो जो ऑलरेडी मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस बढ़ते रहेंगे क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई। कल तक चंद लोग केपेबल थे गाड़ियां खरीदने के लिए, अब कल तक हजारों लोग अगर गाड़ियां खरीदने के केपेबल थे, तो अब लाखों लोग गाड़ियां खरीदने के केपेबल हो गए क्योंकि वो उधार पे खरीद सकते हैं। लेकिन इतनी तो गाड़ियां ही मैन्युफैक्चर नहीं हो रही जितनी डिमांड आ गई, तब क्या होगा, जो मौजूदा गाड़ियां उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सही ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है और सप्लाई शॉर्ट है। तो मौजूदा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन पे जाना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का बढ़ना, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई कंट्रोल करना शुरू हो जाएगी। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। जब बढ़ा देगी तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, तो फिर बिजनेस को भी नुकसान, बिजनेसेस के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इकोनॉमी ना बड़ी डेडलॉक में होती है। डेडलॉक का मतलब ये कि एक चीज कर रहे हैं दूसरी को बेहतर करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ले रहे हैं, कभी कभी वो सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी आपका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है, विच इज कॉल्ड कोबरा इफेक्ट। कोबरा इफेक्ट, जब आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम को हल करने की बजाय और बढ़ा देता है, वो कोबरा इफेक्ट कहलाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है ना, तो ब्रिटिश 1858 तक तो जंग आज़ादी जीत चुके थे वो, जब उनके ऊपर एक अटैम्प्ट की गई थी, लेकिन वो इंडियंस फेल हुए थे उसके अंदर, तो ब्रिटिश ने कंप्लीट कंट्रोल तो ले लिया था। लेकिन अब वो चाह रहे थे यूके जैसा बना दे दिल्ली को, लेकिन दिल्ली में कोबराज बहुत थे, वहाँ से नाम आया, कोबराज बहुत थे। अब उन्होंने कहा कि क्या करें कोबराज को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने ये किया ब्रिटिशर्स ने कि एक पॉलिसी लगा दी, जो कोबरा मार के लाएगा ना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सपोज कि जो कोबरा उस वक्त के रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की बात कर ले, तो जो कोबरा मार के लाएगा तो उसको 10 रुपये एक कोबरा को मारने का रिवॉर्ड मिलेगा। तो लोगों ने पकड़ के कोबराज मार के जमा कराना शुरू कर दिया और 10-10 रुपये कमाना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज जितने भी रुपए थे, मैं मिसाल ले रहा हूँ 10 रुपये। फिर जब सारी आवाम कोबरा पकड़, क्योंकि जॉब्स तो इतनी किस्म की थी नहीं, इंडियन सिविल सर्विस में भी इतना मौका नहीं मिलता था छोटे छोटे का, तो किसी को कहीं भी मिल रहा है तो कोबराज मार रहे थे। फिर एक पॉइंट आया कि कोबरा मिलना मुश्किल हो गया, शॉर्ट हो गए मार्केट से, इतने मर गए। लोगों ने क्या किया, कोबरा की फार्मिंग शुरू कर दी घरों में, कोबरा पकड़ के घरों बंद करके फार्मिंग शुरू कर, ब्रीडिंग शुरू कर दी, और उसी को थोड़ा फीड वीड के लाया, बड़ा करके मार के बेचना शुरू हो गया। ब्रिटिश को पता नहीं था, तो ब्रिटिश पे करते करते फिर अचानक से अब ब्रिटिश को पता चला ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कहा कि नहीं अब इस पर रिवॉर्ड ख़त्म। लोगों ने कहा रिवॉर्ड ख़त्म, तो अब एक कोबरा जो पाले हुए उनका क्या करें, इतने सारे कोबरा पल चुके थे, वो सारे छोड़ देना वापस जंगल में, कि उनको खाना पीना कहाँ से देंगे।
तो पहले जितने कोबरा थे ना पॉलिसी से पहले, उसके बाद उससे ज्यादा कोबरा आ गए। तो कोबरा इफेक्ट इज समथिंग लाइक दैट कि आप, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत होता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन लिया, लेकिन सॉल्यूशन ने उससे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, क्योंकि इतनी डिमांड कर रहे थे, सप्लाई नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो मैन्युफैक्चरर्स लोन लेना चाह रहे थे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है यहाँ लोन लेना, बल्कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो कह रहे हैं यहाँ तो बिजनेस करना ही बहुत महंगा है, तो जो कर रहे थे बिजनेस वो भी भाग गए और सप्लाई शॉर्ट हो गए। आप डिमांड को कम करने चाह रहे थे ताकि प्राइसेस इतने ऊपर ना जाए, सप्लाई शॉर्ट हो गई, अब तो प्राइसेस और ऊपर चले गए क्योंकि एक दो मैन्युफैक्चरर्स तो भाग ही गए, क्या तो लोन्स बहुत महंगी है, मुझे तो बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो मैं किसी और मुल्क में क्यों ना काम करूं। जरूर है। सो दीज थिंग्स हैपन इकोनॉमिक्स के अंदर। ऐसा एक इकोनॉमी में ऐसा होना बहुत नॉर्मल सी बात है कि चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। बहरहाल तो सेंट्रल बैंक सर्विसेज देता है इंडिविजुअल्स को, या आप देख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो मैंने इंटरेस्ट रेट बोला, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्या सेट करेगी, वो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्या सेट करता है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। क्या इस साल की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम अपना इंटर बैंक ऑफर रेट जो है वो कम कर रहे हैं, 2% कम कर रहे हैं, 22% से 20% पे लेके आ रहे हैं। और ये सालाना नहीं होता, ये माहाना भी चेंज हो रहा होता है, ये नहीं समझना सालाना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी चेंज हो रहा होता है, डिपेंड करता है इकोनॉमी की कंडीशन पे। अब पाकिस्तान का इंटर बैंक ऑफर रेट अभी 20% पे पहुंचा हुआ है, और उसके ऑन टॉप 1% ऐड करके जो है वो बैंक्स फर्दर लोन आउट करते हैं। सही है। सेंट्रल बैंक इंडिविजुअल्स को जो सर्विसेज देता है, सेंट्रल बैंक फर्म्स को जो सर्विसेज देता है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को जो सर्विसेज देता है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी बन के जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कुछ डीलिंग्स वगैरह कर रही है तो सेंट्रल बैंक का बहुत अहम किरदार होता है कि पैसा आएगा तो सेंट्रल बैंक रिसीव करेगा। सही है ना। तो सारा कैश हैंडलिंग गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक यकीन दिलाता है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी टू पे क्या है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के जाता है। अगर कहीं पर सेंट्रल बैंक का भी कोई एजेंट जाएगा ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके जाएगी, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी इंटरनेशनल मीटिंग में बैठेगा कि जहाँ से आप लोन ले रहे हो, तो वो चाहेगा मालूम करना कि आपकी कंट्री के फाइनेंसिंग की पोजीशन क्या है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक का बंदा बताएगा कि करंटली हमारी इकोनॉमी की एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो रही है, हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो रही है तो डॉलर इनफ्लो हो रहा है, तो हम इवेंचुअली फ्यूचर में हम और एक्सपोर्ट्स का बूस्ट देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स वगैरह हैं, तो हम आपको पे बैक करने के लिए काबिल होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, अच्छा यहां पर वो वाली बात लिखी है कि देयर इज अ रिस्क, अगर गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए ना सेंट्रल बैंक के डिसीजन मेकिंग में, तो वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को आजादी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करना चाहता है सेंट्रल बैंक कि लॉन्ग टर्म गुड क्या है सोसाइटी का। अब कोई गवर्नमेंट है, अगर उसका इन्फ्लुएंस हो ना सेंट्रल बैंक में, तो वो ऐसी पॉलिसीज निकलवाएगी गवर्नमेंट कि उनका मसला हल हो इमीडिएट, ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट ऑलरेडी मौजूद है और उस गवर्नमेंट का अगर सेंट्रल बैंक पर असर है, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहेगी सेंट्रल बैंक को कहेगी भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ नहीं, कम रखो। इंटरेस्ट रेट कम रखोगे तो लोगों की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, जब बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो लोगों के लिए महंगाई कम फील होगी लोगों को। हालांकि उसका नतीजा ये है कि लोगों की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, उस वक्त उनको ऐसा लगेगा हम पे कर पा रहे चीज़ों को उधार लेके भी, और उधार पे करने में भी हमें इतना मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इवेंचुअली हर कोई जब लोन लेना शुरू हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद हर एक के पास पे करने की कैपेसिटी आ जाएगी, जबकि जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं वो तो लिमिटेड है। तो फिर वो चीज़ों की डिमांड बढ़ने की वजह से उनके प्राइसेस बढ़ गए तो लॉन्ग रन में नुकसानदेह हो सकता है, खतरनाक इन्फ्लेशन आ सकता है। इमीडिएटली तो लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गई, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन जाए तो खतरनाक किस्म का इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन वहाँ पर अभी गवर्नमेंट कह रही नहीं, इलेक्शन करीब है, अभी तो कुछ भी करके जो है ना सस्ता करो। तो ये होता मसला होता है गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है किसी सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी के अंदर, तो ये मसला, तो इसीलिए कोशिश करते हैं सेंट्रल बैंक अलग होना चाहिए बिल्कुल, वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद अपने हाथ में रखे। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट वो कमर्शियल बैंक्स की क्या CRR है कि कितना उनको कैश रिजर्व रखना है। सारे का सारा ही लोन आउट नहीं कर देना, जितना डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट्स आया है किसी भी सूरत में, चाहे वो करंट अकाउंट की सूरत में आया, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट की सूरत में आया, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान के अंदर लोगों ने पैसा जमा कराया हो, ठीक है ना, या कोई भी इस तरह की डिपॉजिट स्कीम निकाली है बैंक ने कि जिसके लिए बैंक में डिपॉजिट हो रहा है पैसा, तो सारे का सारा लोन आउट नहीं कर देना, बल्कि सेंट्रल बैंक एक रेशो लगाता है, कैश रिजर्व रेशो कहलाता है जो, या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने वो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट लगाई है 20%, ठीक है ना, कि आप 20% रिजर्व रखोगे, 80% लोन आउट कर सकते हो जो भी पैसा है। तो अगर आपके पास
1 लाख जमा हुआ तो आप कितना लोन आउट कर सकते हो? 80,000, ठीक है ना। मैं 20 वहां लिखता हूँ और 80 यहाँ लिख देता हूँ, इसको 80 कर लो, है ना, और इसको 20 कर लो। तो 20,000 तो रिजर्व रखोगे, 80,000 लोन आउट करोगे। अब होता क्यों है ऐसा पता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट एक क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि बैंक ने अगर लोन आउट किया, जिसने ऐसा लोन लिया ना वो पैसा, ये पॉसिबल है कि जिसने पैसा ऐसा लोन लिया है वो कहीं पर स्पेंड करे वो पैसा, ठीक है, या स्पेंड ना करे, हो सकता है वो फिलहाल अपने बैंक में जमा करा दे। तो उसका बैंक जो है ये 80,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बैंक में 1 लाख जमा कराए, तो उस बैंक ने 20% रोक के 80% लोन आउट कर दिया बी को। बी ने वो 80,000 अपने बैंक में जमा कराए, रखवाए, तो बैंक ने कहा चलो डिपॉजिट आया, चलो लोन आउट करता है। तो बी ने उस 80 में से 20%, ठीक है, 16,000 रिजर्व किया और 64,000 लोन आउट कर दिया। फिर ये 64,000 जिसने अपने बैंक में रखा, ये सी को लोन आउट कर दिया, सी ने अपने बैंक में रखवाया। ये तुम देख रहे हो मल्टीप्लायर। तो इकोनॉमी में 1 लाख रुपया था, उससे कितने लाख रुपए जनरेट हो गए? 1,80,000 प्लस 64,000, और ऐसे होता चला जाएगा, सही ना। तो अगर 0% रिक्वायरमेंट हो कैश रिजर्व की तो अनलिमिटेड पैसा क्रिएट हो जाएगा। 1 लाख जमा कराया किसी डिपॉजिटर ने, बैंक ने वो 1 लाख पूरा लोन आउट कर दिया। तो लोन आउट जब हुआ तो वो जिसके पास 1 लाख गया ना, तो उसने अपने बैंक में रखवाना है, पैसा लेके तो नहीं घूमेगा। बड़ी अमाउंट भी हो सकती है 1 लाख से, मैं तो 1 लाख की मिसाल ले रहा हूँ। तो 1 लाख जब उसने अपने बैंक में जमा, उसके बैंक ने, तो ये तो क्रेडिट इकोनॉमी बढ़ती चली गई आपकी। रेल में सिर्फ 1 लाख था बैंक में। तो अगर 0% कैश रिजर्व रखोगे तो उसके 2 मसले, एक तो जिस बैंक में पैसा जमा करा रहे हो उसके बाद रिजर्व ही खत्म, पैसा ही नहीं कोई रहेगा, वो तो सबका सब लोन आउट कर दे, एक मसला। दूसरा मसला ये कि इकोनॉमी अनलिमिटेड ग्रो होती चली जाएगी फालतू की, उसको कहीं स्टॉप लगाना है ना। तो अगर आप $100 डिपॉजिट कराते हो और अगर बैंक का रिजर्व रेशो 20% है, तो पता है कहां तक पहुंच सकता है पैसा टोटल ना 500 तक पहुंच सकता है। $100 में से लेंट आउट कितना हो गया? 80, और रिजर्व कितना हुआ? 20। फिर 80 जो डिपॉजिट हुआ उसमें से 16 रिजर्व हुआ और 64 लेट आउट हुआ। फिर 64 में से 12.8 रिजर्व हुआ और 51.2 लेट आउट हुआ। क्लियर है? ये पूरा टेबल बनाया है। तो आपका असल था $100 और एक्स्ट्रा आपने $400 बना लिया उसके ऊपर। मतलब $100 से इकोनॉमी में $400 मजीद बन गया, मतलब टोटल $500 बन गया। $100 से शुरू हुई इकोनॉमी और $500 तक पहुंच गई। ये क्रेडिट इकोनॉमी इंक्रीज हुई। रेल तो सिर्फ $100 था, ठीक है ना, लेकिन बाकी जो है ना उधार की वजह से इंक्रीज होती चली गई। क्लियर है? और इसको निकालने के लिए आपको पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ता है, सिंपल है। इनिशियल डिपॉजिट डिवाइड बाय रिजर्व रेशो। अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट मिसाल के तौर पे 500 है, या 100 लेके चल रहा हूँ, 1 लाख डॉलर है, उसको डिवाइड कर दो 0.2 से, रिजर्व रेशो से, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो होगा इससे टोटल मनी कितना क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी, टोटल इतना हो गया, तो इसका मतलब क्रेडिट मनी कितना क्रिएट हुआ? 4 लाख। क्लियर है? सो ये अगर नहीं इसके ऊपर बस कोई लगाए, कोई रिजर्व रेशो नहीं लगा, तो ये तो अनलिमिटेड क्रिएट, हर लोन आउट होता ही जा रहा है। और जिसने भी लोन आउट किया, अब किसको पैसे की जरूरत है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो अब वो बैंक क्या करेगा? अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो लोन आउट है तो सेंट्रल बैंक से लेके दे देगा। सही है? तो ये इकोनॉमी मतलब इतनी बूस्ट हो गई, इतने लोगों का परचेसिंग पावर ऐड हो गई है, और किसी को अपना पैसा वापस चाहिए तो सेंट्रल बैंक से उधार लेके दे रहे हैं। तो कहीं इकोनॉमी रुक नहीं रही, परचेसिंग पावर बढ़ती चली आ रही है इस तरह। तो सही है। तो गवर्नमेंट एक मतलब सेंट्रल बैंक एक रिजर्व रेशो भी सेट करता है कि कम से कम इतना % आपने रिजर्व रखना है, सारे का सारा नहीं लोन आउट कर देना, वरना इकोनॉमी जो है ना एक अजीब से उसमें चली जाएगी, इनफाइनाइट स्पाइरल में चली जाएगी, घूमती रहेगी।